हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज है डे 5 ऑफ ऐसे ऑडिट सीरीज। एंड आज का टॉपिक है ऐसे 550 बात करते हैं रिलेटेड पार्टीज के बारे में। ठीक है। 550 में सिंपल यही चीज़ें हैं कि लाइक रिलेटेड पार्टीज क्या होती है और उनका अगर किसी कंपनी की रिलेटेड पार्टीज हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर कैसे होता है, या उसके रिलेटेड रिस्क वगैरह रिस्क के बारे में कैलकुलेट किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक्स नहीं है वो भी। ठीक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा अगर प्रॉपरली करोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग ऑफ ऐसे ऑडिट स्टैंडर्ड 550 के बारे में बात करें, जो कि है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। ओके। ठीक है। सबसे पहले इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप सिंपल है कि हमें आइडेंटिफाई करना कि किस कंपनी की क्या क्या और कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज है और उनके साथ की ट्रांजैक्शन क्या होती है। This standard deals especially with the auditor responsible regarding the related party relationships के बारे में और उसके transactions के बारे में बात करता है। ओके। देन उसके बाद डिफाइनिंग द कंट्रोल्स एंड सिग्निफिकेंस, यानी कि रिलेटेड पार्टीज जो है दो तरीके से आइडेंटिफाई की जा सकती है। या तो वो कंट्रोल बेसिस पे होगी, या तो सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस कर सकती होगी कंपनी पे। कंट्रोल कंट्रोल सिंपल समझ लो कि कंपनी की शेयर है उसके पास, या कंपनी के राइट्स हैं कि वो कंपनी में को इन्फ्लुएंस कर सके। और सिग्निफिकेंस इज द पावर ऑफ पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज डिसीजंस, यानी कि उसके पास इतनी पावर है कि वो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज डिसीजन से अ, इन में पार्ट कर सकता है, बट नो कंट्रोल ओवर दोस पॉलिसीज। कंट्रोल तो नहीं होता लेकिन उसमें पार्ट तो ले सकता है। लाइक जैसे कंट्रोल में तो जैसे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, या मैनेजमेंट आ जाता है, या उनकी सब्सिडरी और होल्डिंग सब्सिडरी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो उसके अंदर कंट्रोल में होता है। ओके। सब्सिडरी या होल्डिंग या कहें तो एसोसिएशन वगैरह वगैरह। ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी ऑलमोस्ट सेम ही तरीके का होता है। बस इसमें ये होता है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होते कि हाँ, अगर बाहर वाला चाहेगा तो चेंज कर देगा, लेकिन उसके कुछ डिसीजंस जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी के राइट्स या पॉलिसीज को। उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं। पोजीशन ऑफ ये कुछ वर्ड नहीं है। स्पेशल पर्पस एंटिटीज, स्पेशल पर्पस एंटिटी यानी कि जो स्पेशली किसी रीजन से बनाई गई हो। एंड स्पेशल पर्पस रिलेटेड पार्टीज एंटिटीज बिकॉज एंटिटी में सब्सटेंस कंट्रोल इट, यानी कि कोई स्पेशल पर्पस एंटिटी है, वो बनाई गई है, उसमें लाइक इक्विटी ऑनरशिप है, लेकिन बहुत कम है, कोई ज्यादा नहीं है कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन जो कंट्रोल है वो हाई है। ओके। जो कंट्रोल है वो एक हाई है, लेवल पे है। तो उस केस में क्या होगा कि वो भी एक पार्टी आ जाएगी। दिस कंट्रोल एग्जिस्ट इवन इफ एंटिटीज ओन लिटिल और नॉन स्पेशल पर्पस एंटिटीज इक्विटी, यानी कि एक कंपनी है, उसने एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बनाई। ओके। एंड उसमें उसके कितना भी राइट हो, लेकिन अगर वो उस एंटिटी को कंट्रोल कर पा रहा है ना, तो भी वो हो जाएगा। यानी कि ये सिंपल वही है कि कंट्रोल्स और सब सब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की ही बात करता है। ओके। फिर उसके बाद मेन जो हमारा स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे तो सारा वो होता है कि रिलेटेड पार्टी को जानो या समझो, और किस तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। वो मॉड्यूल वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल्ड में दिया है। तो ठीक है, उतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मेरे जो मैंने एनालिसिस देखा था उसके हिसाब से लास्ट कुछ टाइम्स में इस पे रिलेटेड पार्टीज से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आए ही नहीं है। ओके, एमसीक्यूज वगैरह में थोड़ा बहुत आया होगा, तो उससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक बार ओवरव्यू कर लोगे तो भी चल जाएगा। ऑडिट एविडेंस एंड रिस्क असेसमेंट। ओके। रिस्क असेसमेंट, रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट। एक तो स्टैंडर्ड रिलेशन होता है और एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। देखो, स्टैंडर्ड रिलेशन का सिंपल मतलब है कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हो रही है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है बिजनेस के बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कैरी नो हायर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट देन अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, यानी कि उनके पास अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं है। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो आर्म लेंथ प्राइस में हो रहा है, या जो कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वो जो एंटिटीज है उसको इफेक्ट करे, उसके उसको रिस्क को बढ़ाए। एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन या सिंपल समझ लो
हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। यहाँ पे दिक्कत आती है कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें कोई मिस्टेक्स है, कोई एरर्स है, यानी कि एक कंपनी ने गुड्स तो भेजे अपनी रिलेटेड पार्टी को, लेकिन वहां से उसको कैश नहीं आया, बस रिकॉर्ड कर दिया कि हाँ आ गया कैश, लेकिन एक्चुअल में कैश आया ही नहीं था। ठीक है, तो उसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आता है वहां पे। उसके बाद क्या आता है, द ऑडिटर टूल किट। अब ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? इंक्वायरी एंड असेसमेंट। सबसे पहले इंक्वायरी करो, मैनेजमेंट से कि कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज है, उनके रिलेटेड रिलेशन क्या है, उससे उनसे रिलेशन क्या है हमारे। असेस करो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी कि रिलेटेड पार्टी और उनके ट्रांजैक्शंस वगैरह पता कर लिए। असेस करो कि क्या वहां पे कोई मिस्टेक हो रही है, यानी कि जो उनकी ट्रांजैक्शंस है उसके बीच में एक प्रॉपर कंसिडरेशन तो है, प्रॉपर इंक्वायरीज हो करो एंड सब चीजों को जानो। ओके, देन उसके बाद अंडरस्टैंड करो कि जो कंट्रोल से मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट कंट्रोल लगा रही है उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रखने के लिए, वो प्रॉपर है कि नहीं। लाइक मतलब इंक्वायरी करो, मैनेजमेंट से पता करो रिलेटेड पार्टी कौन सी है और उनके बीच की ट्रांजैक्शंस, उनको चेक करो कि वहां पे रिस्क है कि नहीं है। और जो मैनेजमेंट कंट्रोल लगाती है कि जो भी रिलेटेड पार्टी के बीच की ट्रांजैक्शन है उसमें कोई इन्फ्लुएंस ना आए या कोई रिस्क ना आए, तो वो कैसे वर्क करता है वो चीज भी आप चेक करो समझो। ओके, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर। अगर किसी कंपनी के रिलेटेड पार्टीज है ना, तो उसको उनको आइडेंटिफाई भी करना होगा और डिस्क्लोजर भी करना होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, उनके ट्रांजैक्शन चेक करो एंड उसको मेंशन करो अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो। ठीक है, ये कंपलसरी होता है। ओके, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम एफआरएफ के हिसाब से ये कंपलसरी है कि आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में उसमें लिखना पड़ेगा। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन कैसे होगा? सिंपल, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑफ कोर्स वो ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड होगा। लेकिन अगर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो स्पेसिफिक ऑथराइजेशन और अप्रूवल लगता है। ठीक है, अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन यानी कंपनी एक गुड सेल करती है और वो अपने रिलेटेड पार्टी को भी सेम गुड से भेजी और वहां से कैश कर रही है, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो गई। लेकिन जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि वो चाहती है एसेट्स ट्रांसफर करना। कंपनी का काम क्या है? गुड्स से शेयर करना, सेल करना। लेकिन अब वो चाह रही है कि हमारी कंपनी की अगर ए कंपनी है और उसके रिलेटेड बी है, तो वो एक कह रही है कि मेरे जो एसेट्स है वो बी को ट्रांसफर हो जाए, और विदाउट एनी कंसिडरेशन या फिर लो कंसिडरेशन, तो वो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ। क्योंकि उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो गुड सेल करना है, तो उस केस में उसको एक स्पेसिफिक ऑथराइजेशन और अप्रूवल लगता है। तो वो चेक करना होगा कि अगर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उसका क्या स्पेसिफिक ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल लिया है कि नहीं। मैनेजमेंट कंट्रोल ऑथराइज एंड अप्रूवल। मैनेजमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑथराइजेशन और अप्रूवल हो रहा है और वो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं। कि सिंपल था, खत्म हो गया। सबसे पहले स्कोप की 550 किस चीज को कवर करता है। मीनिंग, कंट्रोल इज द पावर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। Related parties dominate influence. State party may be position to the expert dominate influence and its management. Okay. Meaning of special purpose entities. Then उसके बाद nature of risk and understand the controls. Okay. Simple इतनी ही चीजें थी. And authorize the approved significant related party authorized to approve significant course of business. Okay. सिर्फ इतना ही था। इसमें ही आपका पूरा कवर हो जाता है, एक पेज ही में पूरा 550 कवर हो जाता है। ओके, और इसी के साथ 550 हमारा कवर हो। सिंपल। देखो 550 कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, उसके वर्डिंग्स वगैरह आपको देखने होंगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हो सकता है शायद कोई इशू हो जाए, पर लेकिन ऐसा है कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप इजीली 550 को कवर कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा एग्जाम्स में मेरे को कोई क्वेश्चन दिखे नहीं पिछले एग्जाम्स में रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड। ओके, अगर आप लोगों को याद हो कोई तो मुझे बता देना, मैं उसको डिस्कस कर लूंगा बाद में। लेकिन अभी मैंने बुक से स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन निकाला है, उसमें दो क्वेश्चन थे, एक ये और एक ये, और ये दोनों ही सेम है, दोनों का आंसर एक ही है, नेचर वगैरह के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पूछा है कि हायर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट होगा
अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में, देन उसको फ्यू एग्जांपल के साथ उसके बताओ, रिस्क के बारे में बताने, सिंपल रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के रिस्क के बारे में बताने। और ये इसका आंसर है, दोनों का सेम आंसर है। ठीक है। जो ये देखोगे ना, ये जो मैंने लास्ट में दिखाया, अ, ये रहा, ये यही चीज है। ठीक है, ये वाला चार्ट है, इसको रीड करोगे इसको और उसके आंसर्स को ना, यही चीज है। ओके, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। ठीक है, रीड करना। हाँ देखो, many related transactions normal course of business in such a carry higher risk of material statement of the statement, and the nature of related party transaction may be in the circumstance, यानी कि circumstance के अंदर होना चाहिए, और अगर वहाँ higher risk होता है तो will be unrelated parties। ओके। उसके बाद रिलेटेड पार्टीज के एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स रेंज वगैरह के एग्जांपल है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है कि जो भी ट्रांजेक्शन उसको समराइज करो, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसको बताओ। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को नॉर्मल मार्केट टर्म एंड कंडीशन में कैसे यूज करना है, इसके एग्जांपल्स वगैरह है। ठीक है, तो इतना ही था हमारे रिलेटेड पार्टीज में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिंपल रीड करो, खत्म। ओके। एंड जो भी और भी क्वेश्चंस है आपके पास, तो आप उसको कर सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा रिलेटेड पार्टी। एंड इतना ही है रिलेटेड पार्टीज में, और इसी के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, बहुत जल्दी हमने कवर कर लिया। इसके बाद हाँ, हमारा जो एक था ऐप का ना, वेट अ मिनट, अब हमें क्या करना है, वो उसको ऐड करना है, इसको अपने ऐप में ऐड करना है, अपने सॉफ्टवेयर में। यानी कि हमने आज ये कवर कर लिया। ठीक है, तो मुझे 2 मिनट देना, मैं उस ऐप को ओपन करता हूँ। कि तो हो गया है ऐप ऑन, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। हम्म, ये, हाँ। और अभी देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया है रिस्क का। ओके, तो ये हमारा रिस्क का कॉन्सेप्ट आ गया है। सबसे पहले हम आज जो हमने पढ़ा उसको करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट ऑडिट, चैप ऑडिट एविडेंस 550, और 15 फरवरी एंड ऐड हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब हमारे पास एक रिस्क आ गया। देखो यहाँ पे भी आपको ये बता देगा कि एक रिस्क रिवीजन करो आज। ठीक है, हमने बहुत पहले, लाइक मतलब 5 to 4 4 to 5 डेज हो गया, एंड मेमोरी स्ट्रेंथ उसकी 550 हो गई। ओके, अब इसको रिवीजन करना है। देखो 500 to 500 में ऑलमोस्ट सेम था, इसलिए हमने साथ में ले लिया था। और ठीक है, इसी को रिवीजन क्लिक करना है, प्रिपेयर फॉर रिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 5 MCQs और एक थियोटिकल कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। यानी कि क्वांटिटी के रिलेटेड जो 500 के हिसाब से, उसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, रीड करो। द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज अफेक्टेड बाय द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ सच ऑडिट एविडेंस। Quantity of details is affected by risk of material misstatement and the quality of such audit evidence. Okay, the quality of evidence is solely dependent on the auditor's judgment. नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। Sufficiency of audit is primarily referred to the relevance and reliability. Sufficiency, हाँ, relevance liability पे ये हो सकता है। More reliance on internal control generally require more persuasive audit evidence. Okay, तो देखो इस तरीके से है। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा, इसके लिए मैं अलग से सॉल्व करा दूंगा। ओके, वहाँ हम रिविजन्स कर लेंगे, या कर ही लेते हैं, चलो दिन करते हैं, और गलती हो जाएगी तो वो रिवाइज हो जाएगा तुरंत ही। ओके, मैं स्टेटमेंट टू रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ
एविडेंस। ओके, मोर रिलायंस ऑन द इंटरनल अकाउंट जनरली रिक्वायर्ड मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। देखो मेरे को डी तो लगता नहीं है, एंड मेरे ख्याल से तो सी होना चाहिए। सबमिट करके देखते हैं। नहीं, ए था, उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, उसमें आंसर देगा। ओके, एन ऑडिट परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग टू एड्रेस विच असर्शन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री रिलेटेड परफॉर्म कर रहा है ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री टू एड्रेस विच असर्शन ऑफ इन्वेंट्री। ऑब्जर्वेशन कर रहा है यानी कि वो कर रहा होगा वैल्यूएशन एंड अलोकेशन या एग्जिस्टेंस, इन दोनों में से एक है। लेकिन क्या कह रहा है कि एन ऑडिटर परफॉर्म्स ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग, इसमें वो चेक कर रहा होगा एग्जिस्टेंस, क्योंकि वहां पे हम काउंटिंग करते हैं, तो यानी कि एग्जिस्टेंस होना चाहिए कंपनी से। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि वो चेक कर रहा है कि इन्वेंट्री है कि नहीं है, क्योंकि काउंटिंग तो हम तभी करते हैं ना उसी चीज के लिए। व्हेन मे when may an auditor be able to sufficient and appropriate audit evidence without inspecting the entity's inventory according to SA 501? When may an auditor able to obtain sufficient and appropriate audit evidence without inspecting the entity's inventory? Without inspecting, if inventory is material to the financial statement and reliable external information are obtained. Able to obtain, उसको sufficient and appropriate audit evidence लगेगा without inspecting entities inventory, बिना इंस्पेक्ट कर वो ऑडिट एविडेंस कैसे लगे। इफ मटेरियल है तो हम स्टेटमेंट में तो रिलायबल कंफर्मेशन ले सकते हैं, कंफर्मेशन। इफ इन्वेंट्री हेल्ड विद थर्ड पार्टी एंड द ऑर्डर कैन नॉट अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ठीक है, इसमें पूछा है कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस कौन सा लेंगे अगर जो इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एंटिटी के। नेवर एन इंस्पेक्शन इज ऑलवेज मैंडेटरी फॉर, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इन्वेंट्री इंस्पेक्शन मैंडेटरी हो। इफ थर्ड पार्टी के पास है एंड कैन नॉट अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री, if the auditor is satisfied with the alternative procedure, provide sufficient appropriate audit evidence. ओके, ये वाला हो सकता है क्योंकि अगर हम ऑडिट इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम, अगर हमारे पास अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है एंड वो सेटिस्फाई करता है, तो उस केस में फिर जो है हम अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं। ओके, which of the following factor would most likely lead the auditor to consider evidence less reliable? Which of the following factor will most likely lead the auditor to consider evidence less reliable? Even obtained directly by the auditor, directly by the auditor, यानी कि कौन सी चीज है जिससे रिलायबिलिटी कम होती है। ठीक है, अगर ऑडिटर डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट रिसीव कर रहा है तो उससे रिलायबिलिटी बढ़ती है। ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सो रिलायबिलिटी बढ़ती है। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रिलायबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर ओरल रिप्रेजेंटेशन है बाय मैनेजमेंट तो वहां पे रिलायबिलिटी कम हो जाती है। ओके, करेक्ट। लास्ट 501, if initial if litigation claims involving the entity have been identified, which of the following is considered as authoritative authoritative external source that makes auditor should request confirmation information for litigation claim है तो एंटिटीज के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से लेगा। ओके, एंड लास्ट आता है कि sufficient and appropriate evidence as per 500 and discuss the factor influencing the auditor judgment regarding the sufficiency and appropriateness of audit evidence. ओके, अब यहाँ पे सिंपल बताना है कि sufficiency and appropriate audit evidence as per 500 की definitions, यानी कि उसके मीनिंग्स वगैरह लिख दो कि sufficient and appropriate क्या होता है। sufficient is the quantity, appropriate is the quality of evidence. Discuss the factor influencing auditor judgment regarding the sufficient and appropriate, फिर यहाँ पे उसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, इसको आप लिख के देखो एंड ट्राई करो लिखने का। ओके, जब आप लोग ये टूल यूज करोगे तो आप थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ही आएगा, एमसीक्यूज वगैरह थोड़े अलग ही आएंगे। ओके, वो कर सकते हो, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ राइटिंग को। ठीक है, हमारा एक गलत हुआ था, क्या हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ audit evidence, इसका मतलब the quantity of audit evidence is affected by the risk of material misstatement and the quality of the of, यानी कि quantity जो है वो रिस्क और क्वालिटी दोनों से अफेक्ट करता है। ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है। एंड लास्ट में इसका आंसर था ये
कि हमने सफिशिएंसी के बारे में लिखा कि क्वांटिटी से करता है, अप्रोप्रिएट से क्वालिटी से करता है। ठीक है, फिर वहां पे रिलेवेंस और रिलायबिलिटी के बारे में आ जाएगा आंसर। एंड देन फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? ऑडिटर का असेसमेंट, रिस्क मेटेरियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, मटेरियल आइटम्स, एक्सपीरियंस गेन्ड। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स है, इसमें से 2 या 3 पॉइंट याद कर लोगे तो भी काफी है। ओके, तो ये था हमारा 500, और जब इसको करा कंप्लीट, सेव कंप्लीट एंड रिटर्न टू डैशबोर्ड। ओके, ये हो गया ऑल रिवीजन डैशबोर्ड कंप्लीट। ओके, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लोगे तो हमारा ये हो गया। ओके, 500 एक लेवल पे रीच हो गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, एक बार रिवीजन हमारी हो गई, यहाँ पे आ जाएगा मेंशन कितनी बार रिवीजन कर रखी है, क्योंकि हमने एक बार रिवीजन कर लिया। ये जरूरी भी नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, आप एक बार पढ़ के सॉल्व कर लोगे तो भी आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और ठीक है, अब ऐसे करके अब ये वाला है तो अब ये नेक्स्ट डे आएगा, एंड ऐसे करके अलग अलग डेज पे आपके रिवीजन चलते रहेंगे। ओके, हाँ, वीडियोस में हो सकता है कई बार ना आए, क्योंकि वीडियो शूट अलग अलग डेज पे होगी, कुछ पहले ही से हो जाएंगी ताकि टाइमली अपलोड हो सके। ओके, ओके, तो इसी के साथ हमारा 550 खत्म हो गया, और हमने 500 और 501 का रिविजन्स भी कर लिया टूल से। ओके, रिविजन भी कर लिया। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, एंड 21 मिनट्स में हमने दोनों चीज कवर कर ली, यानी कि अगर हम एक पूरा 500 का रिवीजन भी लगाएंगे तो 1 आवर्स में हम पूरा खत्म कर सकते हैं। ओके, इसलिए प्रॉपरली कवर करो हर चीज को, एंड आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारा होगा डे 6, एंड परसों जो है 7th डे है, यानी कि हमारे लाइव सेशन। उस दिन कोई आपको न्यू रिवीजन नहीं करना है, उस दिन आपको पिछले रिवीजन्स को, पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, एंड वो बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, कवर हो जाएगा। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय।